कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बीकॉम वाले बच्चों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर में हो, प्रोग्राम कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो, कोई भी कॉलेज में हो, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम की सीरीज है या सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिल्कुल सही वीडियो को आपने खोला है। गाइस आज हम उसी सीरीज में अपनी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। हम 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। अगर आपने चारों यूनिट नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, जाके देख लेना। यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए दोस्तों, हमने जब से वाली सीरीज शुरू की है, इससे पहले हमने एचआरएम खत्म की, हमने अपनी ई कॉमर्स खत्म की। हर जगह बात चलती है बिजनेस की। किसकी? बिजनेस की। भाई कॉमर्स वाले हैं, बिजनेस की बात ही करेंगे, केमिकल की बात तो करेंगे नहीं। हाँ भाई, तो बिजनेस को रन करने के लिए, रन मतलब दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए चाहिए पैसा। क्या? पैसा, है ना। पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब मुझे मान लीजिए साड़ी का एक व्यापार खोलना है, साड़ी की दुकान खोलनी है। अब उस दुकान को खोलने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो जरूरी नहीं जितना पैसा चाहिए उतने मेरे पास अवेलेबल हो, हर किसी के पास नहीं होता। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लोन ले लो, किसी से उधार ले लो, है ना। वो सब बातें मत करेंगे। मेन बात क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं, हमेशा चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उसी पैसा को साइंस की कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फाइनेंस। क्या बोलते हैं? फाइनेंस। तो वही हम बात करेंगे कि एक बिजनेस कहाँ कहाँ से अपना फाइनेंस इकट्ठा करता है, कैसे कैसे अरेंज करता है, कैसे कैसे मैनेज करता है अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, देखिए, तो फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट, कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। कि अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस स्मूथ चले, स्मूथ मतलब कोई रुकावट ना है, कोई रुकावट ना हो। एक होता है ना, कार चल रही है बड़ी स्मूथली, कोई रुकावट नहीं है, एकदम देखो ब्रेकर आ गया, गाड़ी रोकनी पड़ती है, धक्के लगते हैं, तो क्या है? दिक्कत हो रही है। स्मूथ मतलब बिल्कुल आराम से चल रही है ना। आगे करते हैं मैनेजिंग फाइनेंस। अब भाई हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस को मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट देखिए, फाइनेंस क्यों चाहिए? फाइनेंस हमें चाहिए क्यों? अगर फाइनेंस नहीं होगा तो आप लैंड नहीं ले सकते, लेबर नहीं ले सकते, रॉ मटेरियल नहीं ले सकते, मशीनरी नहीं ले सकते। और अगर आप इस चारों चीजें नहीं ले सकते तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्या? प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मान लो मुझे अपना एक बिस्किट की कंपनी खोलनी है। किसकी कंपनी खोलनी है? बिस्किट की। अब बिस्किट की कंपनी खोलने सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। अब लैंड को लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, झोली बना लेंगी, ये ले बेटा लैंड। नहीं, लैंड मुझे यहीं के प्राणियों से खरीदनी पड़ेगी, और उन प्राणियों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या? पैसा। तो लैंड के लिए पैसा चाहिए। अब चलो मैंने लैंड भी ले ली। अब क्या सारे बिस्किट मैं अकेला बैठ के बनाऊंगा? नहीं, मुझे लेबर चाहिए, मुझे लोग चाहिए। उन लोगों को बुलाऊंगा काम के लिए, वो फ्री में तो करेंगे नहीं, उन्हें भी बदले में क्या चाहिए? पैसा। तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट, सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे। उसके बाद अब मुझे माल बनाना है। अब माल सपनों में तो बन नहीं जाएगा, माल बनाने के लिए भी माल चाहिए। क्या? माल बनाने के लिए भी माल चाहिए। बिस्किट बनाने के लिए, बिस्किट बनता किससे है? बिस्किट जिससे बनता है, मैदे से बनता है, आटे का बनाओगे, जिससे बनाओगे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, है ना। तो वो खरीदोगे बाजार से, उसके लिए भी पैसा। सब ले लिया। अब मशीन तो चाहिए होगी, मशीन भी यूज होती है पैकेट बनाने के लिए, तो मशीन भी चाहिए, मशीन खरीदने के लिए पैसा। तो हर चीज के लिए पैसा ही चाहिए, और पैसा मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर घर में आपकी मम्मी पैसा मैनेज नहीं कर पाती तो आपका घर चल नहीं सकता। पापा कमा के लाते हैं, मम्मी को दे देते हैं, मम्मी ही उस घर को पूरे महीने चलाती है उस लिमिटेड पैसे है। मम्मी को ये ऑफर नहीं होता कि अगर आपका ये खत्म हो जाएगा ना तो और मिल जाएगा। नहीं, जितना मिल गया उतने में घर चलाना है। सेम बिजनेस में होता है, जितना पैसा आपके पास है आपको उससे ही बिजनेस को रन करना है, और उसी पैसे से और पैसा कमाना है। तो पैसा मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, बिजनेस फेल हो जाएगा कब? अगर अंडर कैपिटलाइज होगा। अंडर कैपिटलाइज मतलब क्या? कि बहुत सारे दोस्तों बिजनेस फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो अंडर कैपिटलाइज हो जाते हैं। अंडर कैपिटलाइज का मतलब लिख लो, जब पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की कमी, फाइनेंस की कमी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बिजनेस चलाया मुझ पे पैसा था, लेकिन मैंने पहले दिमाग नहीं लगाया मुझे पैसा और भी चाहिए होगा। स्टार्टिंग के लिए था, स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बीच में मुझे अचानक से पैसे की नीड पड़ गई और मेरे पे पैसा नहीं, मेरा बैंक अकाउंट जीरो। अब बैंक अकाउंट जीरो तो मैं क्या हो गया? अंडर कैपिटलाइज हो गया। इस केस में मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। आगे करते हैं। तो कभी भी अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप लोग सोच रहे हो, तो 3 क्वेश्चन जरूर करना। क्या? अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर करना। सबसे पहला, हाउ मच मनी इज नीडेड। कि आप जो भी बिजनेस सोच रहे हो उसके लिए कितना पैसा लगेगा। पहले सोच लो कि हाँ भाई, अगर मेरे को इसकी कंपनी खोलनी है, ये काम करना है, तो इतना पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, वेयर विल मनी कम फ्रॉम, अब ये पैसा आएगा कहाँ से? सोच तो लिया, मान लो मैंने सोचा कि हाँ मुझे बिजनेस करना है तो मेरे को 6 लाख रुपए लगेंगे। अब 6 लाख लगेंगे, मैंने देखा अकाउंट में तो मेरे 1 लाख रुपए, तो बचे हुए 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? तो अब ये सोचना है 5 लाख बैंक से लोन लूंगा, चाचा से लूंगा, ताऊ से लूंगा, या कहाँ से लूंगा? ये 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके बाद व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल, अब कहाँ से लाऊंगा कि अब ये मनी मुझे कब मिल पाएगी? मांगूंगा तो कब तक पैसा आएगा? व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल, कब ये पैसा मुझे मिल पाएगा? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करना। आगे बात करें थिंग्स टू रिमेंबर बाय एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, जो बिजनेस कर रहा है उस मालिक को या फिर उस बिजनेस को सोचना पड़ेगा 3 चीजें। कौन कौन सी? पहली, एडुकेट मनी टू पे परचेज कंसिडरेशन, मतलब इतना पैसा तो मेरे पास होना चाहिए कि जो मुझे माल खरीदना है ना, उस माल को खरीदने का पैसा होना चाहिए। मुझे बिस्किट कंपनी है, उसके लिए मैदा, आटा, चीनी जो भी चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए मुझे, तो उतना पैसा मेरे हमेशा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे वर्कर ने बोला था चीनी खत्म हो गई है तो फटाफट जाके मैं चीनी लेके आ जाऊँ, है ना। अगला, सफिशिएंट मनी फॉर इनिशियल 3 मंथ, भाई आप पे इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि जब आप बिजनेस शुरू करोगे, बिजनेस शुरू करने के 3 महीने तक का पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आपके प्रोडक्ट को, आपके माल को कोई मार्केट में नहीं जानता, प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, लोगों को बताओगे, तो 3 महीने तक का पैसा खर्च होगा, वो आपको चाहिए। 3 महीने के बाद आपका बिजनेस धीरे धीरे चलना शुरू होगा और आपको पैसा कमा के देगा, तो 3 महीने तक का खर्चा आपके पास होना चाहिए। अगला, अनप्लैन्ड बिजनेस एक्सपेंसेस, और दोस्तों कभी होता नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं सोचते वो हो जाती है, कभी का अचानक से कुछ खर्चा ऐसा आपके ऊपर गिर पड़ता है जो आपने सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस मस्त चल रहा था, अचानक से आपने देखा कि आपकी एक मशीन नई थी वो खराब हो गई। अब नई मशीन खराब हो गई कि आपने सोचा था कि नई मशीन लाऊंगा खराब हो जाएगी, अब भाई वो खराब हो गई तो रिपेयर तो करानी पड़ेगी, तो वो आपके लिए क्या है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, अनचाहा खर्चा, या जिस खर्चे की आपने सोचा ही नहीं था वो खर्चा। तो ऐसे खर्चों से बचने के लिए, ऐसे खर्चों को टैकल करने के लिए पैसा होना चाहिए जो आपको पहले ही सोचना था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मैनेजिंग फाइनेंस। आई होप आपको मैनेजिंग फाइनेंस से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल नीड। भाई फाइनेंशियल नीड, पैसे की जरूरत, कैसी कैसी जरूरत होती है पैसों की, देखते हैं। पहले होती है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिक ऑफ एक्सटेंट ऑफ परमानेंस। अगर बात करें परमानेंट की, जो जरूर मतलब हमेशा के लिए, अगर हमेशा की बात करें तो 2 नीड होती है। पहली होती है हमारी एक फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग, समझेंगे अभी। और अगर हम फाइनेंशियल नीड की बात करें पीरियड ऑफ यूज के लिए, कि टाइम के हिसाब से कि हाँ इस टाइम तक चाहिए, इस टाइम तक चाहिए, तो उस हिसाब से होती है हमारी एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। सब कॉमर्स वाले हो, सबने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सब पढ़ रखा है, आई नो, इसलिए मैं इसे समझा के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं जानता हूँ सबको आता है ये, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए, फिक्स कैपिटल क्या होती है भाई? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फिक्स हो, है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल फिक्स हो, मतलब जो एक बार जिस पे खर्चा करना है, दोबारा नहीं करना, बार बार नहीं करना। जैसे कि लैंड, मुझे अपनी फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए। जमीन क्या मैं डेली खरीदूंगा कि आज भी ले रहा हूँ, कल भी ले रहा हूँ, परसों भी ले रहा हूँ? नहीं, जमीन में एक बार ले लूंगा, वो फिक्स हो गई, खरीद के डाल दी, एक बार लैंड हो गई। ठीक है, लैंड हो गई। मैंने वाले बिल्डिंग लेनी है, बिल्डिंग एक बार लूंगा, डेली तो लूंगा नहीं। ये खर्चे वो होते हैं जो सिर्फ एक बार के होते हैं, एक बार कर दिया, बार बार करने की नीड नहीं होती, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फिक्स कैपिटल, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। वो खर्चे होते हैं जो हमारे डे टू डे के खर्चे होते हैं, डेली वाइज, डेली जो हम खर्चे करते हैं वो हमारे होते हैं वर्किंग कैपिटल। लिखा है ना, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कच्चा माल, अब माल तो मैं डेली खरीदूंगा, डेली खर्चा होगा। तो जो खर्चे डेली होते हैं वो होते हैं वर्किंग, और जो एक ही बार होते हैं वो होते हैं हमारे आपके फिक्स कैपिटल। दोनों में डिफरेंस के लिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हम कम से कम 5 साल के लिए लेते हैं, मोर देन 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए लेते हैं, जो कि 5 साल से ज्यादा के लिए होता है। मोर देन 5 मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए। मैंने अपने किसी दोस्त से 10 लाख रुपए लिए, मैंने उसको बोला तो 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो ये कौन सी कैपिटल हुई? ये हुई हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल। आप इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बोल सकते हैं, बस जो 5 साल से ज्यादा के लिए होनी चाहिए। अगली बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल वो कैपिटल होती है जो 1 साल से कम के लिए होती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ठीक है ना, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। दोनों में डिफरेंस के लिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। दोस्तों 2 सोर्सेज होते हैं, ये सब भाई ये चैप्टर तो देखोगे ना पूरा पढ़ रखा है आपने, सिर्फ फटाफट पढ़ना है आगे। ये पूरा चैप्टर हम 12th तक पढ़ते हुए आए कॉमर्स के अंदर। देखिए,
सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसे लेने के दो तरीके होते हैं, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। एग्जांपल समझते हैं, आपको पैसा चाहिए, आपकी कंपनी है, आपको पैसा चाहिए, मान लो 1 लाख। अब 1 लाख लेने के सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने पापा से पूछोगे, पापा पैसा है क्या 1 लाख रुपये अपने पास, कहेंगे नहीं है। या अपनी कंपनी में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछोगे, भाई किसी में है ना, पहले अपने पास के लोगों से ही पूछोगे, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कंपनी के पार्टनर है, उनसे पूछोगे। इसे बोलते हैं इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो बाहर से है, क्या आप कोई घर में दे रहा तो बाहर निकलोगे, बाहर के अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार, उनसे मांगोगे, बैंक से लोगे, है ना। तो जो पैसा बाहर से लेते हो वो एक्सटर्नल, जो अपने घर से ही लेते हो, अंदर से लेते हो, उसे बोलते हैं इंटरनल। तो दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। गाइस अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरी जो मैंने ड्राइंग टाइप बनाई है, इसको समझाने से, डायग्राम को समझाने से पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए क्या है, रोहन। इसका नाम रोहन है, रोहन की अपनी कंपनी है। अब रोहन को 10 लाख रुपए चाहिए। कितना? 10 लाख रुपए चाहिए, इसको जरूरी है। तो इसने क्या करा, इसने 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो अपने दोस्त से मांग लिए उधार। कैसे? 5 लाख रुपए अपने दोस्त से मांग लिए इसने उधार। कितने? 5 लाख रुपए अपने दोस्त से उधार मांग लिए, जिसके बदले में वो रोहन अपने दोस्त को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। ठीक है भाई, 10 लाख में से 5 लाख दोस्त ने दे दिया। अब 5 लाख का क्या होगा? अगर आपने अपनी बढ़िया से अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने वर्ड सुना होगा, क्या? शेयर। एक और होता है शेयर, एक होता है डिवेंचर, है ना, एक होता है शेयर। अब 5 लाख रुपए इसे लेने जाओ, तो इसने क्या करा, इसने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए पब्लिक को। किसको? पब्लिक को इसने शेयर इशू कर दिए 5 लाख रुपए के बदले में। 5 लाख रुपए के बदले में कंपनी ने पब्लिक को शेयर देगी और डिविडेंड देगी। डिविडेंड जानते हो ना, शेयर पे डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब ये हो गई 2 बातें। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहीं से आपका टर्म निकल के आएगा। देखिए जो पैसा इसने अपने दोस्त को दिया है, दोस्त को इसने पैसा दिया, उसने बोरो किया है अपने दोस्त से, इसने पैसा लिया, सॉरी, जो पैसा अपने दोस्त से लिया है 5 लाख, वो इसने बोरो किया। बोरो मतलब उधार लिया है, बोरो किया है, बोरोइंग। तो उसे बोलेंगे हम बोरोड कैपिटल। क्या बोलेंगे दोस्तों उसे हम बोलेंगे बोरोड कैपिटल। ठीक है। अच्छा, जो पैसा इसने पब्लिक से लिया है उसे क्या बोलेंगे? उस पैसे को हम बोलेंगे, बताओ, ये ओसी लिखा है मैंने, बताओ उस पैसे को हम क्या बोलेंगे जो इसने पब्लिक से उधार लिया है। पब्लिक को इसने बदले में क्या दिया है? आपने शेयर दिया है। पब्लिक से इसने जो लिया उसे हम क्या बोलेंगे, बताओ? उस पैसे को उसको बोलेंगे ओनरशिप कैपिटल। क्या बोलेंगे? ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि आपने जो, देखो, जो शेयर लेता है वो कंपनी का एक तरफ से धीरे धीरे ओनर बनने लगता है, कि कंपनी के फैसलों में वो ही बोलेगा। ठीक है। तो ओनरशिप मतलब इन्हें शेयर भी दिए, शेयर का मतलब आपने कंपनी के अंदर डायरेक्ट पब्लिक को ओनरशिप दी है, तो उसको बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओनरशिप कैपिटल। तो 10 लाख रुपए में इसने एक तो बोरोड कैपिटल ली और एक इसने ली ओनरशिप कैपिटल। इन्हीं दोनों को मिला के बनता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि एक कंपनी, एक बिजनेस 2 तरीके से पैसे लेता है। एक लेता है ओनरशिप कैपिटल के थ्रू शेयर देके, दूसरा बोरोड, उधार लेके, उधार लूंगा बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा। ठीक। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई इसको आप डेट इक्विटी रेशियो के नाम से भी जानते हो। अगर आपके एग्जाम में लिखा आ जाए कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो वहां मुंह से झाग मत निकाल देना कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। भाई डेट इक्विटी रेशियो ही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, दोनों एक ही है। कैपिटल स्ट्रक्चर बोल लो या डेट इक्विटी रेशियो बोल लो, है ना। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है मालूम चल के आपको अच्छे से। अच्छा, डेट कैपिटल शुड बी लो एज पॉसिबल। जो हमारी डेट कैपिटल है, अगर आपको नहीं पता डेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, डेट मतलब जो आपने बोरो किया और इक्विटी मतलब जो आपने ओनरशिप दे दी, शेयर दे दिए। ठीक है ना। तो हमेशा डेट वाली कैपिटल है, इसका हमेशा लो होना चाहिए। जितना उधार ले रहे हो इंटरेस्ट के बदले में, वो हमेशा आपको लो रखना है, कि मतलब उधार जो ले रहे हो ना वो कम लेना है। क्योंकि अगर मान लो आपने ज्यादा उधार ले लिया और बदले में आप उनको इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो इससे पब्लिक में आपकी छवि खराब होगी, आपकी गुडविल खराब होगी और आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो, आपका दिवालिया भी हो सकता है अगर लोग आप पे केस कर देंगे तो। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं अपने आगे। मेंटेनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इन एनी बिजनेस डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर या डेट इक्विटी रेशियो आपको मेंटेन करना है, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या था, बिजनेस बड़ा है, छोटा है,
किस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, है ना, उस हिसाब से तो देखोगे ना कि पैसा कहाँ से लेना है। अब मान लो आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है, अभी आप ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, छोटे लेवल पे गली मोहल्ले में कर रहे हो, तो उसके लिए आप ज़्यादा लोन थोड़ी लोगे, शेयर वेयर थोड़ी इशू करते हो, कुछ आसपास के लोगों से ले लेते हो, बैंक से ले लेते हो, है ना। साइज ऑफ बिजनेस, वही बात कि बिजनेस का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, कितने, है ना। ट्रेडिंग और इक्विटी, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो कि जो आपका जितना आप इंटरेस्ट उस पर दे रहे हो क्या उतने ही आप डिविडेंड दे रहे हो, है ना। ट्रेडिंग इक्विटी। आगे फिर कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसा, कितना पैसा आपके बिजनेस में आता है, कितना पैसा बिजनेस से जाता है। आना मतलब माल बेच के, है ना, और कितना पैसा बाहर जाता है, कितना आपको अपने जिनसे माल लिया उनकी पेमेंट करना, ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना, है ना, जिनसे उधार लिया उनको देना। तो कैश फ्लो। पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, पैसे इकट्ठे करने की वजह क्या है, क्यों आप पैसा लोगों से ले रहे हो, क्यों आप लोन ले रहे हो, उसकी वजह क्या है, उस वजह पे भी डिपेंड करता है। अगला प्रोविजन फॉर फ्यूचर, आपका फ्यूचर के लिए प्रोविजन क्या है कि फ्यूचर में अगर दिक्कत आ गई तो फिर हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, है ना। तो ये सारी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है टर्म लोन। टर्म लोन दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म वही जो 1 साल से कम के लिए लिया जाए, लॉन्ग टर्म लोन वही जो 5 साल से 10 साल 15 साल तक लिया जाए। अब लॉन्ग टर्म लोन आप कहाँ कहाँ ले सकते हो, देखो आज जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी 12th क्लास में, फिर भी मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ जिससे आपको दोबारा याद आ जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन कहाँ से ले सकते हो, शेयर से, पढ़ा था ना 12th में 11th में अकाउंट्स के अंदर, शेयर से आप ले सकते हो। शेयर कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, है ना। शेयर कैसे इशू करते हैं, शेयर में सबसे पहले आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, अखबार में न्यूज़पेपर में हर जगह निकाल दोगे कि भाई हम लोग अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, फिर लोग देखेंगे ओहो शेयर आए इस कंपनी के, फिर लोग एप्लीकेशन भेजेंगे आपके लिए कि हाँ जी हमें भी लेने, हमें भी लेने, फिर आप उन एप्लीकेशन को देखोगे, फिर उस हिसाब से आगे का प्रोसेस करोगे। याद है ना, एंट्री करते थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर आप एप्लीकेशन को अलॉट करोगे शेयर, किसी ने 10,000 मांगे उसे 5,000 दोगे, है ना, उस हिसाब से वो सारी बातचीत है। सेम हाल डिवेंचर का भी होता है ना, बैंक लोन ले सकते हो आप, और बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। तो ये सब होता है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब बात करते हैं आगे गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, वो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो आप 12th में पढ़ चुके ऑलरेडी, इसलिए ऊपर से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ये जो नया टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एसेट, कैश मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एसेट, संपत्ति का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। भाई देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एसेट बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए या फिर एक इंडिविजुअल के लिए जो बिजनेस रन कर रहा है। अगर आप अपने एसेट का मैनेजमेंट सही से नहीं करेंगे तो आप अपना बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम टू टाइम अपनी मशीनरी अपडेट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपडेट होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, है ना, मैन फोर्स होनी चाहिए, आपका रॉ मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। ये सारे आपके क्या है, असेट है, इन्हीं के बल पे आप बिजनेस रन कर रहे हो। अगर आप इनका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते तो आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ असेट। दूसरा कैश मैनेजमेंट है, क्या है, कैश मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आपकी फैमिली में घर हो। घर में मम्मी क्या करती है, लिमिटेड कैश से घर को रन करती है, घर चलाती है। सेम ऐसा, अगर आपको बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको कैश मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, हर चीज़ के बारे में, है ना। कैश मैनेजमेंट 3 तरीके से होता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें हमारा कितना खर्चा हो रहा है, उस पैसे को आप एस्टिमेट कीजिए। फिर इन्वेस्टिंग, कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा फाइनेंसिंग, कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है, पैसा कहाँ लगा रहे हो, पैसा कहाँ बचा रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल क्या चल ही नहीं सकता, है ना। मोटिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट करने का क्या पर्पस, क्या है, क्या मोटिव है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी हो कैश में ही करनी है, कोई बार्टर सिस्टम चल नहीं रहा कि आप किसी के पास भाई मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, बदले में तुम मुझसे ये सामान ले ले, नहीं, हर किसी को पैसा चाहिए। तो अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन करनी है तो पैसा चाहिए। नंबर 2 पे आपका है प्रिकॉशनरी, कभी क्या दोस्तों को दिक्कत पड़ जाएगा, परेशानी हो जाए, तो उस मशीन खराब हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, फिर लेबर को दिक्कत हो गई, तो इन सब को टैकल करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, प्रिकॉशन करने के लिए भी पैसा चाहिए। फिर आपके स्पेकुलेटिव मतलब कभी कभी कुछ अचानक से अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पे इतना पैसा तो होना चाहिए, कल को मान लो अचानक से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इस रॉ मटेरियल का प्राइस कम कर रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, तो आप पे इतना पैसा होना चाहिए कि उस रॉ मटेरियल को तुरंत खरीद सको, है ना। आगे करते हैं कंपनसेटिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को आपको लोन चुकाना है, बैंक ने अचानक से मांग लिया लोन, ठीक है, तो अब अचानक से मांग लिया तो इतना पैसा तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट चुका दो उनका, जिससे वो लोग भी शांत हो जाए, है ना।
थोड़ा बहुत पैसा हम पे हमेशा अवेलेबल होना ही चाहिए। आगे बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट से सिंपल मतलब क्या होता है गाइस कि मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, क्या आपके खर्चों का मैनेजमेंट, कि जितने खर्चे आपके बिजनेस में हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट। भाई पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एक खर्चा देखना भी कि कहाँ कहाँ आपका खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, उस खर्चे को मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा खर्चा है जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, तो उसको आपको रोकना चाहिए, है ना। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं कि आपको पता लग गया कि कहाँ कहाँ आपके खर्चे बेकार में ही हो रहे हैं, तो आप उनको रोक लोगे तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपके खर्चे कम होंगे तो आप जितना पैसा बच रहा है उसको कहीं और लगा सकते हो, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज होगा। इसके डिसएडवांटेज क्या होगा कि आजकल प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि खर्चे को कैसे रोके, है ना। इसीलिए अगर आप टेक्नोलॉजी होगी तो आपको यूज़ करके खर्चा कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक मशीन थी, वो मशीन घंटों ले लेती थी 10 प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में नई मशीन आई है जो सेम काम करती है मिनटों में, 10 मिनट में, 20 मिनट में। तो आपने उस मशीन को लाया और आपने अपना खर्चा बचा लिया। कि पहले क्या होता था, 1 घंटे में एक ही माल बन पा रहा था तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा था। अब 1 घंटे में 10-20 माल बन रहे हैं तो आपका फायदा होता है। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। तो गाइस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा हो भाई ये समझ में नहीं आई, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय। और पीछे की कोई वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। चलिए।